हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकेंड ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसमें कॉमर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो कॉमर्स में आज हम जो बात करें यूनिट थर्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में अगर देखा तो बेसिकली इसमें 4 टॉपिक है मेन उसी को हमें पढ़ना है। तो एक एक टॉपिक को हम व्याख्या करते हैं। पहला इसमें जो टॉपिक है दोस्तों, जिसको बोलते हैं डिमांड एनालिसिस। दूसरा इसमें है यूटिलिटी। तीसरा इसमें है प्रोडक्शन। और चौथा इसमें है मार्केट। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 4 टॉपिक है और एक जो बेसिक है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये इसमें टॉपिक है दोस्तों। आपको इतना ही बेसिक चीज इसमें टॉपिक है, आपको पढ़ना है। तो एक ब्रीफ में इसमें बात करते हैं। पहला है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना है मार्केट क्या है, फर्म क्या है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, बिजनेस के रूल क्या है। बेसिक एक एक कॉन्सेप्ट को समझना जब पड़ता है तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो टर्म होते हैं आपको इसमें और पढ़ना होगा। मनी क्या है, फर्म क्या है, ठीक है। उसके बाद बीओपी क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, उसके बाद फिस्कल पॉलिसी क्या है, ये सारी चीजें क्या होती है आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स के टर्म होती है। मनी, अब मनी क्या है? मनी हुआ जो मनी का कार्य करे, किसी वस्तु खरीदने में जो आपका मदद करे। अब मान लीजिए हमें एक पेन लेना है तो पैसे से तुम खरीद सकते हैं, तो मनी हुआ जो किसी वस्तु को खरीदने में क्या करता है, हेल्प करे, मदद करे, उसे बोलते हैं मनी। दूसरा इसमें बात करते हैं फर्म क्या है। फर्म जैसे आजकल कोई फर्म है, व्यवसाय छोटा सा फर्म बनाते हैं उद्योग का, जैसे एक सीए का फर्म होता है, उसमें क्या करता है व्यक्ति बैठ करके एक पॉलिसी बनाता है, देश के प्रति एक सोचता है कि कौन सा रूल कौन सा। जैसे इनकम टैक्स एक विभाग है, ऑफिस है, तो क्या करता है आय के प्रति क्या करता है, एक डिसीजन लेता है कि 2.5 लाख तक का नील करना है, 2.5 लाख से ऊपर अगर है तो कितना परसेंट होना चाहिए, 10 लाख पे कितना परसेंट होना। फर्म का काम क्या है, व्यवसाय को कैसे आगे बढ़ाया जाए और कैसे एक दूसरे को मोटिवेट किया जाए, आगे कैसे बढ़ाया जाए, फर्म का काम है। बीओपी क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, किसी देश का जो भी इकोनॉमिक्स है, एक साल के अंदर कितना आपका खर्च हुआ और कितना इनकम हुआ, एक प्रकार से कितना आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ और उसके प्रति कितना पैसा आया। इसी में बात होता है आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, अर्थात करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है, इसमें 2 पार्ट होते हैं, विजुअल एंड नॉन विजुअल। विजुअल वो होते हैं जो दिखाई देता, नॉन विजुअल जो दिखाई नहीं देते। जैसे विजुअल में बात करें कि आपने अगर देखे होंगे जिसको हम छू सके देख सके, विजुअल में होता है विजुअल। और नॉन विजुअल में जैसे आप प्रोफेशनल टीचिंग है तो आप टीचिंग दिखाई थोड़ी देता है, मतलब काम तो करता है लेकिन दिखाई नहीं। सर्विस क्या दिखाई देता है, नहीं। सर्विस क्या है, सर्विस में आपका टीचिंग हो गया, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सारी चीजें आते हैं नॉन विजुअल में। तो उसके बाद कैपिटल अकाउंट इसमें बनता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए होता है एफडीआई होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है एफपीआई होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो होता है, इन्वेस्टमेंट। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है दोस्तों, जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, कितना इन्वेस्टमेंट किया और कितना, मतलब एक प्रकार से कितना एक्सपेंसेस हुआ और कितना इनकम हुआ। एक्सपेंसेस मीन्स होता है खर्चा। अब जैसे गवर्नमेंट कोई एक पॉलिसी बनाती है, एक साल के अंदर बजट बनाती है कि जो गवर्नमेंट के आर्टिकल है 112, इसके अकॉर्डिंग क्या करता है, पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में एक बिल पास होती है, उसमें बैठ के बहस करेगा, चेक करेगा। बहस क्या होगा कि भाई 1 साल का हमें बजट बनाना है या 10 साल का बनाना है, 5 साल का बनाना है, किस किस चीज पे खर्च करना है, रेलवे लाइन बिछाना है, रोड बनाना है ना, हॉस्पिटल बनाना है, कॉलेज बनाना है। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, एक बजट बनाता है इसको फिस्कल पॉलिसी। एक तरफ दिखेगा रेवेन्यू सेक्टर और एक तरफ दिखेगा एक्सपेंसेस। अब रेवेन्यू में 2 होते हैं और इसमें होता है एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है दोस्तों, तो एक तरफ होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक तरफ बनेगा रेवेन्यू इनकम रिसीव, एक होता है कैपिटल रिसीव। तो इन दोनों का क्या करता है, बेसिक उसका एक आधार बनाता है कि रेवेन्यू से पैसे कैसे आएंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर से कैसे पैसे आएंगे।
इसका पूरा डिबेट जो चलता है आपका पार्लियामेंट में आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग फिजिकल पॉलिसी जो बनाई जाती है, राजकोषीय नीतियां, इसके बारे में बात करता है। तो ये होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स के जो बेसिक टर्म है, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं दोस्तों डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस मतलब क्या है? एक मिनट दोस्तों, डिमांड एनालिसिस क्या होता है? जिसमें आपको पढ़ना होता है मांग क्या है, पहले पढ़ेंगे डिमांड क्या है, डिमांड क्या है। दूसरा पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड क्या है, टाइप्स ऑफ डिमांड क्या है, कितने इसके भाग हैं। फिर पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, डिमांड क्या है। ये सारी चीजें होते हैं आपके डिमांड के पार्ट। अब इसमें डिमांड क्या है? किसी वस्तु को, या मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जब किसी व्यक्ति के अंदर किसी वस्तु को पाने के लिए इच्छा जगती है और उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए समय एवं संसाधन के माध्यम से जब प्राप्त की जाती है, उसे बोलते हैं डिमांड एवं मांग। भाई मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसके मन में इच्छा हुआ कि मुझे आज बढ़िया सा एक कपड़े, मतलब बढ़िया एक ड्रेस लेना है, कपड़े लेने हैं। मार्केट में जाता, उसकी इच्छा हुआ। अब कपड़े लेने के लिए उसके पास समय होना चाहिए। भाई कोई समय तो लगेगा ना, घर से निकलेगा, शॉप पे जाएगा। दूसरी चीज उसके पास पैसा होना चाहिए, तभी क्या करेगा, कपड़े खरीद सकता है। दूसरा टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड के कई प्रकार होते हैं। अब इसमें देखा जाए सीजनल डिमांड होते हैं, पर डे में डिमांड होता है, मंथली डिमांड होता है। डिमांड आपका पल पल में, एक एक सेकंड में होता रहता है। तो ये डिमांड का कई प्रकार होते हैं। अगर बेसिकली देखा जाए तो इनकम पे ज्यादातर होता है। आपकी इनकम बढ़ गया तो आप डिमांड करेंगे, मौसम बदल गया तो आप डिमांड करेंगे। जैसे बरसात का दिन आया छतरी, ठंड का दिन आएगा तो कंबल। ये सारी चीजें आपके डिमांड के टाइप्स बनते हैं। अगला होता है इलास्टिक ऑफ डिमांड। इलास्टिक डिमांड होता है मांग की लोच। किसी वस्तु में प्राइस का बढ़ना या प्राइस का कम होना, जो उसमें डिफरेंस दिखता है, उसको बोलते हैं इलास्टिक ऑफ डिमांड। इसको बांटा गया है 4 टाइप इसके। नंबर 1 होता है प्राइस इलास्टिक डिमांड। प्राइस इलास्टिक डिमांड, दूसरा होता है इनकम। तीसरा होता है क्रॉस इलास्टिक ऑफ डिमांड। और एक लास्ट होता है एडवर्टीजमेंट डिमांड। ये बेसिक 4 इसके टर्म है दोस्तों। प्राइस इलास्टिक डिमांड क्या होता है? जब कीमत बढ़ती है तो आप देखते हैं कि जैसे कीमत किसी वस्तु की बढ़ जाती है तो आप डिमांड कम कर देते हैं, और जैसे उसकी कीमत डाउन होती है आप डिमांड ज्यादा कर देते हैं। ये प्राइस पर निर्भर करता है। अब इसको जो बांटा गया दोस्तों, इसके बनाने के लिए 5 डायग्राम बनते हैं। इलास्टिक डिमांड जो ग्रेटर देन 1 होता है, इलास्टिक डिमांड ऑफ ग्रेटर देन लेस 1 होता है, इलास्टिक डिमांड इन्फिनिटिव होता है, इलास्टिक डिमांड जो है 0 होता है। तो इसके बेसिक टर्म होते हैं 5। अगला होता है इनकम। अब इनकम पे क्या है? किसी व्यक्ति का इनकम बढ़ गया। अगर आपकी इनकम बढ़ गया, मान लो पिछली बार क्या था, अब इनकम पे 3 बेस होते हैं इस पे। अगर देखा जाए जैसे नॉर्मल गुड्स हो गया, इंफीरियर गुड्स हो गया, उसके बाद गिफ्ट गुड्स हो गया। तो आपका जैसे इनकम बढ़ता है आप क्या करते हैं, अच्छी कभी कभार जैसे आपके पास पैसा बढ़ गया तो आप अच्छी वस्तु का डिमांड कर देते हैं। पैसे कम हुआ तो आप इंफीरियर गुड्स लेते हैं, और कम हो गया तो आप डिफरेंट गुड्स लेते हैं। एक गुड्स मतलब क्या होता है, उसकी क्वालिटी की बात करता है। आपके पास अच्छे पैसे हैं तो आप कहेंगे आज हम ब्रांडेड चीज खाना खाएंगे, ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे। आजकल ब्रांडेड खाना, जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट का जो ब्रांड है, नाम है, तो आप वहाँ जब खाना खाएंगे ब्रांडेड कपड़ा पहनेंगे। ब्रांडेड जो है आप क्या करेंगे, मोबाइल यूज करेंगे। तो सारी चीजें आपकी क्या हो जाती है, लग्जरी लाइफ। जब आपकी इनकम बढ़ता है, इसको बोला जाता है, जो दर्शाते हैं डेल्टा से। अगर आपका इनकम बढ़ गया, जैसे डेल्टा प्राइस होता है, डेल्टा की क्वांटिटी होता है दोस्तों, तो इससे इसको डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाता है। इनकम बढ़ेगा तो आप क्या करेंगे, इनकम बढ़ते ही आप वस्तुओं की डिमांड कर देंगे। इनकम कम हुआ तो आप लो क्वालिटी की वस्तु या मिडिल क्वालिटी की वस्तु का यूज करेंगे। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है, एक दूसरे के प्रति जो जुड़े होते हैं। जैसे 2 वस्तु हैं, एक तरफ कोल्ड ड्रिंक है और एक तरफ जो है आपका कॉफी, मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक और जल है, पानी है।
तो आप देखिए अगर पानी की कीमत बढ़ गया तो आप कोल्ड ड्रिंक कहेंगे, कोल्ड ड्रिंक से काम चला लेते हैं। एक तरफ कॉफ़ी है तो एक तरफ टी है, टी की कीमत बढ़ गई तो आप कॉफ़ी से काम चला लेंगे, कॉफ़ी की कीमत बढ़ गया तो टी से काम चला लेते हैं। एक क्रॉस इलास्टिक डिमांड बोला जाता है, एक दूसरे के क्या तो वस्तु के रिप्लेसमेंट करते रहते हैं। और एक भी होता है उसी में एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। एडवर्टाइजमेंट मीन्स होता है विज्ञापन। अब विज्ञापन पे कैसे, आप विज्ञापन पे जैसे आप पैसे ज़्यादा खर्च करते हैं शुरुआत में, क्योंकि मार्केट बनाना है, तो आप देखिए कि उसकी प्राइस फिर क्या होती है, ज़्यादा होती है। कुछ कुछ के देखा जाए जब विज्ञापन अच्छे खासा हो जाता है तो उसकी प्राइस को कम कर देता है, डिस्काउंट देता है। तो ये बेसिक इसकी जो टर्म होते हैं, इलास्टिसिटी का डिमांड बढ़ती घटती कैसी रहती है, कभी इनकम पर, कभी प्राइस पर, कभी क्रॉस इलास्टिसिटी पर, कभी एडवर्टीजमेंट मतलब विज्ञापन पर। अगला बात करते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स होता है उपयोगिता। किसी वस्तु में वह निहित गुण जो हमारी आवश्यकताओं को क्या कर संतुष्ट कर देती है, उसे हम बोलते हैं उपयोगिता। जैसे मान लीजिए अगर हमें प्यास लगी है, अगर हमने एक गिलास पानी पिया तो हमारे प्यास को क्या करती है, बुझा देती है। तो पानी में ऐसी क्या तासीर है जो हमारे प्यास को बुझा देती है। जैसे अब प्यास है तो प्यास किससे बुझेगा, पानी से ही। तो बोलते हैं कि किसी वस्तु में वह निहित गुण जो हमारी आवश्यकताओं को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे। नीड क्या है, पानी। पानी अगर मिल गया तो आपकी आवश्यकता क्या हुआ, पूरी कर दे, जो प्यास बुझा दिया, तो उसे बोलते हैं उपयोगिता। इसको बांटा गया है दो भागों में, एक होता है ऑर्डरली, ऑर्डरली मतलब एक साधारण, एक होता है कॉर्डरली मतलब कॉर्डरली मीन्स होता है जिसमें एक संख्या, तो एक होता साधारण, एक होता आसान संख्यावाचक, एक होता साधारण, एक होता संख्या। आप समझ में आए। साधारण में क्या होता है, जैसे किसी भी चीज को हम मान लो किसी को प्यास लगा है तो आप उसको नाप नहीं सकते हैं कितना परसेंट इसको प्यास लगा है, उसको रैंक हाँ बहुत एक्सट्रीमली ज्यादा है, इतना हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा है या तो बहुत कम है। एक होता है जिसको हम नाप सकते हैं, नाप क्या सकते हैं, जिसके पता है कि हाँ केजी में कि अगर ये भार कितना, इसको वेट उठा सकता है 5 केजी, 10 केजी, 50 केजी, तो ये होता संख्यावाचक। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया। अब इसे पढ़ते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत तुष्ट गुण। सीमांत तुष्ट गुण का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी वस्तु को जैसे जैसे उपभोग करते हैं तो आप देखते होंगे पहली वस्तु से जो आपको संतुष्टि मिलती है, दूसरी वस्तु और कम मिलती है, तीसरी वस्तु और कम मिल जाती है। जैसे जैसे मान लीजिए इसका डायग्राम जो बनता है यूटिलिटी का, इकोनॉमिक्स का दोस्तों, यहां से ऐसे डायग्राम चलता है। ये पहला कॉन्सेप्ट होता है, इसका डिक्रीज बनता है, तीसरा इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, और ठीक है उसके बाद ये निगेटिव पॉइंट में आ जाता है, माइनस में, ये जीरो होता है, ये प्लस में होता है। कैसे, मान लीजिए आपको प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है, आप पहला जब घोट पानी आप लेते हैं आपको कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, दूसरा घोट और अच्छा, तीसरा और अच्छा, चौथा और अच्छा। एक समय ऐसा होता आप तृप्त हो जाते, बोलते हमें प्यास अब हमारा संतुष्ट हो गया, प्यास हमारी बुझ गई। तो ऐसे पहली कंडीशन में इंक्रीज होता है, दूसरी कंडीशन में जीरो हो जाता है, और तीसरी कंडीशन आप जब और भी ज्यादा पानी पिएंगे तो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो वोमिटिंग हो सकता है, तो वह निगेटिव स्थिति दर्शा देती है। अब बिजनेस पर्पज में कैसे इस बात को कहा गया है कि जब कोई आप फर्म शुरुआत बेसिक करते हैं तो आप देखते होंगे शुरुआत में बिजनेस आपको बढ़ाना होता है तो आपको लागत भी ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो विज्ञापन भी करना होता है, लोगों में गुडविल इकट्ठा करना होता है, बनाना भी पड़ता है, लोगों के साथ जुड़ना भी पड़ता है। तो आपके फर्म शुरुआत में क्या होता है, आपको बहुत बेसिक चीज़ें बढ़ना पड़ता है, पॉजिटिव में जाते हैं। एक समय जब आपका नाम व्यवसाय अच्छा खासा हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो आप लंबे समय तक कमाते चले जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद पता चलता है धीरे धीरे आपकी गुडविल, आपके व्यवसाय, आपकी संपत्ति धीरे धीरे क्या होते हैं, डिक्रीज अवस्था में हो जाते हैं, डिप्रिसिएशन में आ जाता है, तो निगेटिव स्थिति बताती है। अब इसको दर्शाने के लिए एक कॉन्सेप्ट बनता है जिसको बोलते हैं, यहाँ पर एक होता है मार्जिनल और एक होता है एवरेज। देखिए दोस्तों दो कंडीशन है, मार्जिनल क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, और एवरेज कॉस्ट क्या होता है, या रेवेन्यू बोल दो। जब आप शुरुआत में कोई मान लीजिए व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपकी मार्जिनल सारी चीज, मान लीजिए आपके पास एक अच्छी बाइक है, आप देखते होंगे पहले कितना बढ़िया पिकअप, अच्छा एवरेज देती है गाड़ी, पॉजिटिव में चलता है, कहते हैं उसके एवरेज कितना है, तो कहेंगे बहुत अच्छा चल रहा है, मार्जिनल बहुत अच्छा चलता है। आप जब एक समय ऐसा आता है, पहली कंडीशन में सब पॉजिटिव होता है, एक समय आता है सेकंड स्टेज आता है, उसके बाद आदमी कहता है जितनी गाड़ी है
उतने ही उसकी कीमत लगाना पड़ जाता है। कभी टायर खराब हो गया, कभी पंचर हो जाता है, कभी उसका पेट्रोल टंकी लीकेज कर जाती है। तो आप देखते होंगे जब गाड़ी में दिक्कतें आने लगती है तो सेकेंड स्टेज हो जाती है। तो सेकेंड स्टेज में क्या होता है, आपका मार्जिन घटने लगता है, एवरेज भी घटने लगता है। थर्ड स्टेज ऐसा आता है कि वहाँ पर आपकी गाड़ी की स्थिति खराब हो जाती है, आपकी फर्म की स्थिति खराब हो जाती है, आपकी जो बिल्डिंग प्लांट है उसकी भी स्थिति खराब हो जाती है। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज, इसको बोलते हैं सेकेंड स्टेज, इसको बोलते हैं थर्ड स्टेज। जैसे एग्जांपल लेते हैं मानव का। शुरुआत में मानव जब युवा अवस्था होता है तो भैया एनर्जी से भरा होता है, जबरदस्त होता है। किसी भी काम करने के लिए उसे कोई बात नहीं, एक रोटी दोगे तभी बढ़िया काम करेगा, अच्छा खासा काम करेगा, तो पॉजिटिव व्यू में जाता है। एक समय होता है जब 40-45 की एज हो जाता है तो मिडिल एज में आ जाता है, बोलता भाई पहले जैसा एनर्जी और ताकत नहीं रहेगा, शरीर क्या हो गया, मध्य अवस्था प्रौढ़ावस्था आ गया है, अब हम उतना काम नहीं कर सकते। तो कहेगा ठीक है, जितना खाएगा उतना ही काम करेगा। एक थर्ड स्टेज आ जाता है जब 50 क्रॉस कर जाता है, 60 की एज में आने लगता है, तो बोलता भाई अब उतनी एनर्जी नहीं है, अब हमारा कब बीमार हो गया, खर्चा ज़्यादा ले रहा है, देख रेख में ज़्यादा खर्चा लेगा लेकिन आउटपुट कम देगा। ये जैसे हमने एक मानव का एग्जाम्पल लिया, ऐसे व्यवसाय की भी स्थिति होता है, ऐसे किसी भी गाड़ी की स्थिति होती है, हर प्रकार के। इसलिए इसको समझाया गया है कि जो मार्जिन यूटिलिटी होता है, बेसिक चीज़ यही बताता है। ठीक है, जब ये कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ जाता है दोस्तों, तो हम फिर बात करते हैं अगला कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, उत्पादन। उत्पादन किसी चीज को वृद्धि करना, प्रोडक्शन को बढ़ाते रहना ही प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन जब आप करेंगे तो आपको क्या चाहिए, लेबर, मटेरियल, है ना, मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, मशीनरी या मशीन, और ये सारी चीजें आपके पास होना बहुत जरूरी है। बिल्डिंग, प्लांट, तो इत्यादि सारी चीजें क्या होती हैं, लेबर हो गया, मशीन हो गया, लेबर हो गया, मटेरियल हो गया, मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, जिसको बोलते हैं भूमि श्रम पूंजी साहस संगठन, अर्थात हिंदी में लिख देते हैं भूमि श्रम पूंजी साहस संगठन। ये सारी चीजें किसी भी उत्पादन के लिए बनाने के लिए बेसिक चीजें टर्म होते हैं, भूमि श्रम पूंजी साहस संगठन। अब भूमि कैसी होनी चाहिए, आप मान लीजिए कोई एक कॉलेज खोलना चाह रहे हैं, कोई विद्यालय बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जमीन का टुकड़ा चाहिए। श्रम, अब उसमें मान लीजिए आप कॉलेज बनाएंगे तो उसमें लेबर भी चाहिए, स्किल्ड लेबर भी चाहिए, अनस्किल्ड लेबर भी चाहिए। पूंजी, पूंजी जो आप पैसा कैपिटल लगाएं, चाहे लॉन्ग टर्म लगाएं चाहे शॉर्ट टर्म के लिए लगाते हैं, आप चाहे बिल्डिंग लगाएं, अब पूंजी में दो होता है, या तो आप जमीन लगाए वो भी आपका पूंजी है, आपके पास जो पैसा लगा वो भी आपका पूंजी है। साहस, किसी भी व्यवसाय करने के लिए साहस होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। आपके अंदर अगर साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो आप व्यवसाय नहीं कर सकते। संगठन, जब सारी चीजें इकट्ठा हो जाता है, आपको एक संगठन भी होना चाहिए, लोगों में मेल मिलाप अच्छी होनी चाहिए। ये बेसिक चीजें होती है, प्रोडक्शन के आधार होते हैं। अब प्रोडक्शन को बांटा गया तो इसके दो भाग होते हैं दोस्तों, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में क्या है, अब जैसे शॉर्ट टर्म के लिए जब कोई व्यवसाय करता है तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए जो 50 साल 10 साल 20 साल जैसे है, इसको लॉन्ग टर्म। अब जैसे लॉन्ग टर्म में मान लीजिए आप व्यवसाय करेंगे तो आपको सारी चीजें रिस्क उठाना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, 6 मंथ या 5 साल 8 मंथ 9 मंथ, ये शॉर्ट टर्म के लिए बोला जाए, ये शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म। लेकिन ज्यादातर इसमें जो पढ़ाया जाता है व्यवसाय का बेसिक लॉन्ग टर्म ही बात किया जाता है, क्योंकि व्यवसाय तो अगर है लॉन्ग टर्म में ही समझ में आता है। शॉर्ट टर्म में अगर आप मौका देखते हुए चीजों बारीकी चीज को अगर समझते हुए प्रॉफिट कमाना है तो शॉर्ट टर्म ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए लगता है हमें एक उद्यमी बनना है, देश के लिए अच्छा एक एंटरप्रेन्योर, अच्छा एक उद्यमी बनना है, अच्छा व्यवसाय बनना है, तो लॉन्ग टर्म ही ठीक होता है। तो लॉन्ग टर्म में से एक डायग्राम बनता है दोस्तों, इंक्रीज डिक्रीज कॉन्सेंट, जैसे बेसिक चीजें अभी शुरुआत में बताया था यूटिलिटी में, यही सारी चीजें यहाँ बात करते हैं।
ये बेसिक इसके जो आधार होते हैं दोस्तों प्रोडक्शन के, उसी के बारे में बात करेंगे। अब जैसे आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो डायग्राम ऐसे बनता है दोस्तों। शुरुआत में क्या होता है, आपकी लागत कम होती है। शुरुआत में अगर देखा जाए व्यवसाय का तो लागत कम, प्रोडक्शन ज्यादा, ठीक है। ये होता पॉजिटिव व्यू, जीरो एंड निगेटिव। अब पॉजिटिव लागत कम, प्रॉफिट ज्यादा। एक समय होता है जितनी लागत लग रही है उतनी उत्पादन हो रही है, एक समय लागत ज्यादा लग रही है और उत्पादन कम हो रहा। दूसरा यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं इसी समझने के लिए, लागत कम और उत्पादन ज्यादा का। ऐसे बनता है, देखिए पहली कंडीशन क्या हो रहा है, आपकी लागत कम हो रहा है लेकिन प्रोडक्शन अच्छा है। भाई अगर आप 10 रुपया लगाते हैं और 25 रुपया कमाते हैं तो आपकी अच्छी बात है। आपने 10 रुपया क्या किया, कॉस्ट इन्वेस्टमेंट किया, प्रॉफिट कितना, आपने 25 रुपया मतलब अर्निंग किया, तो 10 में 15 रुपया आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक कहेंगे कंडीशन बहुत अच्छा है, पॉजिटिव व्यू बढ़ रहा है। एक सेकेंड, एक कंडीशन ऐसा आता है, आपने पता चला 10 रुपया ही लागत लगाया, 12 रुपया कमा रहे हैं, तो क्या हो गया, ठीक है चल रहा है। थर्ड स्टेज है, पता चला यहाँ आप 12 रुपया लगा रहे हैं और अर्निंग आपका 8 रुपया हो रहा है, तो आप घाटे में जा रहे हैं। तो व्यवसाय का ये लॉन्ग टर्म पे कंडीशन बोला जाता है। पहली कंडीशन में देखा जाता है यहाँ पर लागत कम, कर्मागत को बोलते हैं कर्मागत लागत, कर्मागत उत्पत्ति वृद्धि। दूसरे बोलते हैं कर्मागत लागत कर्मागत उत्पत्ति वृद्धि। तीसरा बोलते हैं कर्मागत लागत वृद्धि, कर्मागत उत्पत्ति ह्रास। इसे बेसिक टर्म होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक टर्म है प्रोडक्ट के लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का। अब हम बात करते हैं मार्केट में, बाजार का। एक ब्रीफ में दोस्तों सिर्फ बताएं जैसे मार्केट क्या है। मार्केट में अगर आप पढ़ेंगे इसे परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, या इसके बेसिक होते हैं। परफेक्ट मतलब पूर्ण प्रतियोगिता, जो बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता। हमारे यहाँ पर कई विक्रेता कितने काफी लोग हैं, लार्ज शहर है ना, ज्यादातर शहर। हमारे जो लॉट्स ऑफ सेलर है, 10 विक्रेता है, आपका शेयर कितने हैं, कम, कोई बात नहीं, ज्यादा कम। लेकिन अगर यहाँ पर क्रेता, ठीक है, जो ऐसे बंदा है आपका मोनोपोली, तो बोलते हैं एकाधिकार। एक भी है, जैसे गवर्नमेंट या गवर्नमेंट को रेल आए तो मोनोपोली है, आप जितना मन चाहे कर रहा है, आप क्या कर सकते हो। दूसरा अल्पाधिकार में सुना है कुछ लोग ऐसे होते जो होते हैं, यहाँ कुछ दिखता है व्यक्ति है कि यहाँ चुनाव होते हैं, मगर इनमें क्या होती है, प्राइस ज्यादा इंक्रीज है और इनमें क्या है, बार्गेनिंग ज्यादा होता है। इसमें प्राइस का बार्गेनिंग करते हैं, यहाँ प्राइस का बार्गेनिंग उतार चढ़ाव आता रहेगा, लेकिन यहाँ कस्टमर का क्या होता है, कस्टमर का फायदा होता है दोस्तों, कस्टमर का बेनिफिट होता है, मतलब इसका फायदा होता है। कैसे, भाई आप बिक्री है तो आप ज्यादा बिक्री करेंगे, एक बार आप भाव पूछा, बोलेगा इतना नहीं पता, छोड़ो दूसरी दुकान पे, फिर मुझे यहाँ क्या बोले इतना, छोड़ो आगे देखते, तो आप बार्गेनिंग करा के फिर करेंगे। ऐसा पिछला कभी वो 70 में आप यहाँ 80 में चिल्ला रहे हैं, मैंने चाहिए, तो आप कहेंगे अच्छा ठीक है आ जाओ 60 में ले लो। यहाँ पर होता है प्रतियोगिता में हमें क्रेता जो होता है घाटे, लेकिन क्रेता फायदा होता है। एक में यहाँ पर आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते, एक ही व्यक्ति है आपके बार्गेनिंग करेंगे। मान लीजिए रेलवे गवर्नमेंट है, टिकट होगी 700 रुपया आप लगेगा, भाई टिकट 1200 लगेगा, 2000 लगेगा, आप वहाँ आप रेलवे लाइन हो गया, मेट्रो हो गया, ये गवर्नमेंट का जिस पे है वो होता है अधिकार। इसमें कुछ और नाम मात्र लोग होते हैं, ये तो और खतरनाक है। यहाँ तो ठीक है, तो और खतरनाक, ये बोलिए भाई एक भी रुपया कम नहीं कर सकते, या आपके पास डिस्काउंट देके अधिकार बेचता है, डिस्काउंट भी नहीं, 1% भी नहीं दे, ये होता है अधिकार। अब इसे डायग्राम होते हैं, सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस, तीन से डायग्राम बनते हैं। एक अधिकार होता है सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस, तीन से डायग्राम बनते हैं। बेसिक एक बार चेक करते हैं क्लोज। सुपर जब प्रॉफिट होता है दोस्तों, कैसे, एवरेज कॉस्ट जितना कम होगा, एवरेज कॉस्ट जितना कम रहेगा तो आपका एवरेज रेवेन्यू, अगर आप कॉस्ट कितना ज्यादा है, अगर आपका कॉस्ट ज्यादा रहे तो क्या होगा, तो ये आपका सुपर प्रॉफिट मतलब एक प्रकार से सुपर लॉस होगा। सुपर लॉस, लागत ज्यादा लगा रहे हो, रेवेन्यू आपकी एवरेज रेवेन्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर आपका लागत ज्यादा, आप लॉस में जाएगी, तो जिसका डायग्राम बनता है कैसे, ये आपका एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी अगर कॉस्ट यहाँ पर है, लागत ज्यादा लगी, और जब आप परपेंडिकुलर एक लाइन देखिए, अब आपकी लागत कितनी चली गई, आपकी लागत कितनी है, लागत ज्यादा है, ठीक है। और बिक्री मान लीजिए लागत ज्यादा करी है, कॉस्ट ज्यादा है और इनका कम है, तो क्या होगा, एक प्रकार से यहाँ पर दिखाया जाए, मान लीजिए डायग्राम खींचते हैं इसे,
अगर एवरेज कॉस्ट यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है तो आपके पूरे लॉस दिख रहा है। दूसरा बनता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट होता है जब आपका एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा और एवरेज कॉस्ट कम। अब इसी पे बता देते हैं दोस्तों। अब आपका एवरेज कॉस्ट यहाँ पर है और आपका बिक्री आप इतने में कर रहे हैं, कॉस्ट कितना है इतना और बिक्री कर इतने, तो आपका क्या हो गया, रेवेन्यू ज़्यादा लगा हो रहा है, हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। एक होता है सुपर प्रॉफिट जीरो बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट जीरो। जीरो भी शून्य, इसमें कोई चीज नहीं होता, जीरो। जैसे जितना एवरेज रेवेन्यू है उतना एवरेज कॉस्ट लागत और ये दोनों क्या है बराबर है, तो ये क्या हो जाता है आपका बचाता है ऐसे आपका एवरेज जो मार्जिन पे एवरेज कॉस्ट और जो काटते हैं आप जितने कमाओ उतने बेच दिया, आपको बताता है एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट। सिंपल सी बात है। आप 10 रुपए की कोई वस्तु लगाते हैं, 10 बेचेंगे क्या प्रॉफिट होगा, नहीं जीरो। आपकी 10 की वस्तु आपने 15 बेच दिया तो क्या हो गया प्रॉफिट। आपकी 15 की वस्तु थी आप 10 बेच रहे हैं तो आप क्या होगा लॉस। एक बारी चीज को समझना है, एवरेज कॉस्ट ज्यादा है तो आपका रेवेन्यू कम है तो आप लॉस में, एवरेज रेवेन्यू आपका अच्छा है कॉस्ट आपकी कम है आप प्रॉफिट में। आपका जितना एवरेज था एवरेज रेवेन्यू है और एवरेज कॉस्ट बराबर है तो आपका क्या होगा सब प्रॉफिट होगा। ये चीज होता है। अब ये कंडीशन आपका होता है फिर से बताया था, ये तो मोनोपोली में परफेक्ट कंपटीशन में आप कहेंगे मोनोपोली। मोनोपोली क्या होता है यही चीज, ये कंडीशन सेम टू सेम, पहला दूसरा और तीसरा। सुपर प्रॉफिट नो सुपर प्रॉफिट जीरो। अब मान लीजिए ये आपका एवरेज लाइन खींच दिया, ये एवरेज रेवेन्यू ये मार्जिनल रेवेन्यू। अगर आपकी लागत यहाँ ज्यादा है, आपकी परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, लागत ज्यादा हो गया तो आपका इतना ही होना था, आपकी लागत ज्यादा आपका लॉस हो गया। और दूसरा कंडीशन बनता है जब आपका एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू दो लाइन है। अब आपकी अगर लागत यहाँ पर है सबसे ज्यादा एवरेज से कम, तो आपकी ना प्रॉफिट भाई लागत आप कितनी है, अब बिक्री आपने इतनी कर दी, लागत कितना लगाया इतना, अब बेचा कितना इतना में, मतलब लागत आपकी 100 रुपया अब बेचा है आपने कितना 120, तो आपको फायदा कितना 120 का। ठीक है, ये बोलते हैं आपका सुपर प्रॉफिट। एक होता है जितनी की लागत है उतनी बिक्री कर दी, जैसे लाइन खींचते हैं एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू एक। अब जितने की आपकी वस्तु है एवरेज का जितना कॉस्ट आप उतने पे कर रहे हैं, ठीक है भाई, एवरेज जितना रेवेन्यू हो रहा उतनी हमारी एवरेज कॉस्ट होगी। आप बताइए जितना कॉस्ट होगी उतने में आपको प्रॉफिट होगा नहीं, जीरो ही होगा। जितनी लागत उन्हें बेच दिया आपका उतने ही होगा। भाई 100 रुपये की आप लागत है 100 में ही आप बिक्री कर रहे हो तो क्या होगा जीरो। ये होता है नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये चीजें इसमें बनता है। अल्फा चार्ट में क्या होता है, बस इसमें बस एवरेज और रेवेन्यू का ये जो लाइन होता है ये गैप होता है, इसका डिस्टेंस ज्यादा होता है। इसका डिस्टेंस क्या होता है ज्यादा होता है। ये बेसिक चीजें होती हैं और इसके बाद मुझे लगता है कुछ नहीं है। एक और पढ़ते हैं किंग्स ऑफ डिमांड। किंग मतलब राजा, डिमांड जो होता है ग्राहक और राजा होता है। जब दो वस्तुएं होती हैं, किंग ऑफ डिमांड इसी का चैप्टर है। किंग ऑफ डिमांड मतलब होता है कब ग्राहक राजा होता है, जब दो वस्तुएं हो, मान लीजिए ये प्राइस है ये क्वांटिटी है, आपके पास दो वस्तुएं डिमांड एक है ऐसे लो और एक ऐसे। एक वस्तु मान लीजिए R1 है और एक R2 है। अब ग्राहक क्या है, जब पहले जो दो वस्तुएं हैं, मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, एक मान लीजिए कि एक पेप्सी रखते हैं एक हो गया पेप्सी और एक करते हैं मान लीजिए कोका कोला, दो मतलब वस्तु है। अब ग्राहक ने देखा जैसे R1 की प्राइस ज्यादा बढ़ा है, इसका R1 की प्राइस ज्यादा बढ़ा है तो उसने अपने आप शिफ्ट किस पे कर लिया R2 पे। पता चला R2 की प्राइस ज्यादा बढ़ गया तो R1 पे शिफ्ट कर दिया। जब से पास मौके ज्यादा है इसी वस्तु को छोड़ के दूसरे वस्तु पे शिफ्ट होने की, उसी को बोलते हैं किंग ऑफ डिमांड। इसका डायग्राम अगर बढ़े के शिफ्ट करेगा तो दोस्तों ये क्या करेगा, मान लीजिए R1 से R2 शिफ्ट हो गया और R1 से R2 में आएगा तो आपका ये हट जाएगा, किस हो गया ये लो भैया आपका किंग ऑफ। देखोगे किंग ऑफ डिमांड पे इस लाइन लगी क्योंकि अब R1 से किस पे हो गया R2 पे। इसको बोलते हैं किंग ऑफ डिमांड क्योंकि ग्राहक भैया इस पे चाहेगा उसको शिफ्ट। तो बेसिक पूरा नैरेटिव मैंने जो भी में बताया दोस्तों आप लोग, लेकिन जरूरी नहीं है वीडियो सारा काम चले, आप लोग किताब पढ़िएगा, किताब से ही सारी चीजें कंफर्म होती हैं। कि मैं किताब से पढ़ा उसके बाद ब्रीफ बता दिया, तो बस एक सिनेरियो है समझने के दौर में आप क्या करिएगा, फिर जब किताब लिखिएगा अब जब आप वीडियो देखिएगा। और जरूरी नहीं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा मेरे अच्छा कंटेंट आप पढ़िए, ठीक है। बस थोड़ा सा जो मेरा योगदान है थोड़ा सा मैं अपना ज्ञान माध्यम से ही कर देता हूँ। तो आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करिए, किताब जरूर पढ़िएगा। मैं सजेशन दूंगा दोस्तों, किताब बहुत जरूरी है। नमस्कार, जय।